हेलो मित्रों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को हम लोग जो है कंटिन्यूस कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में जो है एशिया महाद्वीप पे बात की थी और आज हम लोग जो है यूरोप महाद्वीप पर बात करेंगे। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि देखिए ये जो आपका मानचित्र है, ये यूरोप और एशिया का मिक्स मानचित्र है जिसे यूरेशिया कहा जाता है। ये यूरोप और एशिया जो है एक ही महाद्वीप के भाग हैं, लेकिन इन्हें जो है कुछ भौगोलिक आधार मानकर इन्हें अलग अलग कर दिया गया है। अब कौन से भौगोलिक आधार माना गया था वो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बताया था, लेकिन इस लेक्चर में भी बात कर लेते हैं उसमें। देखिए, सबसे पहले यहाँ से होता है एक पर्वत होता है, ठीक है। रूस में पर्वत होता है जिसे यूराल पर्वत कहा जाता है। तो यूराल पर्वत से एक जो है काल्पनिक रेखा मान ली जाती है। फिर उसके बाद में कैस्पियन, ये वाला जो आपका दिख रहा है इसको बोला जाता है कैस्पियन सागर, और फिर कैस्पियन सागर को आधार ले लिया जाता है। उसके बाद में एक आधार ले लिया जाता है आपका ये काला सागर, ये जो दिख रहा है आपका काला सागर, ठीक है। तो काला सागर को आधार ले लिया गया और उसके बाद में ये जो पूरा आपको नीचे वाला दिख रहा है यहाँ तक कि भूमध्य सागर, आप मानचित्र देखते रहिए तो उसमें आपको साफ स्पष्ट होगा कि एक कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। तो जो इतना मतलब यहाँ से लेके ऐसे काल्पनिक रेखा जो यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला पूरा भाग इधर का ये जो है यूरोप हो जाता है और उधर का भाग जो है पूरा एशिया हो जाता है। और रूस का जो भाग एशिया के अंतर्गत आता है उसे साइबेरिया कहा जाता है। लेकिन जो रूस की राजधानी मॉस्को है वो यहाँ कहीं स्थित है। मतलब अगर पूछा जाए कि रूस की राजधानी मॉस्को एशिया में आती है, यूरोप में आती है, तो आप बता दीजिएगा कि यूरोप में आती है भैया। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूरोप महाद्वीप आपको दिख रहा होगा। देखिए, ऊपर कौन सा, ऊपर जो होता है आर्कटिक महासागर होता है। कौन सा सागर है ऊपर आर्कटिक महासागर है। और देखिए, और इधर यूरोप के इधर में जो एस आकृति का एक महासागर था उसका नाम था अटलांटिक महासागर। तो इधर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, इधर हो जाएगा आर्कटिक महासागर, और नीचे देखिए, नीचे ये पूरा वाला भूमध्य सागर और काला सागर, ठीक है। नीचे काला सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, और जो है इधर जो है आर्कटिक महासागर। तो तीन तरफ से घिरे हुए भाग को, तीन तरफ समुद्र से घिरे हुए भूभाग को हम लोग क्या कहते थे, हम लोग उसको जो है प्रायद्वीप नाम देते थे। तो यानी कि जो ये आपका पूरा यूरोप है वो एक प्रायद्वीप है, क्योंकि ये आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर, काला सागर और इधर जो है अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अच्छा भैया, फिर बात करते हैं हम लोग। देखिए, ये तो प्रायद्वीप हो गया, लेकिन जो इसमें कई ऐसे भाग हैं यूरोप महाद्वीप के जो खुद जो है वो तीन तरफ से समुद्र से घिरेंगे। देखिए, एक आप ये देख लीजिएगा, जो ये वाला भाग आपका पूरा दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो देखिए, ये तो हो गया आपका, ये सागर कौन सा है, इसका नाम है बाल्टिक सागर। कौन सा सागर, बाल्टिक सागर। और इधर साइड में बाल्टिक सागर से, इधर साइड में उत्तर सागर से, इधर साइड में आर्कटिक महासागर से। तो ये वाला पूरा भूभाग जो है वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, अतः इसे भी प्रायद्वीप बोलना पड़ेगा। फिर देखिए, ये वाला जो छोटा सा आपका भूभाग ये निकला हुआ है, इधर उत्तर सागर, इधर बाल्टिक सागर, ऊपर भी कोई छोटी सी एक खाड़ी उससे घिरा हुआ है, तो इसको भी एक प्रायद्वीप बोलना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसी तरीके से बात करेंगे हम लोग इस भूभाग की, ठीक है। तो ये भूभाग भी, नीचे भूमध्य सागर है, ऊपर यहाँ अटलांटिक है और इधर भी भूमध्य, तो तीन तरफ से ये भी घिरा हुआ है, तो इसे भी हम लोग जो है वो प्रायद्वीप बोलना पड़ेगा। तो अतः ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप को हम लोग जो प्रायद्वीप बोल सकते हैं, और फिर इसके भूभागों को भी प्रायद्वीप बोल सकते हैं। अतः यूरोप महाद्वीपों को हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी बोला जा सकता है यूरोप महाद्वीप को। अब प्रायद्वीपों का इसमें जो है कई सारे प्रायद्वीप हैं। देखिए, इसका नाम है, इस वाले भूभाग का, इसे बोला जाता है आइबेरियन प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप। और आइबेरियन प्रायद्वीप पर कौन कौन से देश बसे हैं, आइबेरियन प्रायद्वीप पर आपका पुर्तगाल बसा हुआ, स्पेन बसा हुआ, दो देश बसे हैं, पुर्तगाल और स्पेन। तो पहला लिखिएगा कि यूरोप का आइबेरियन प्रायद्वीप के अंतर्गत दो देश बसे हैं, पुर्तगाल और स्पेन। अच्छा, फिर उसके बाद में दूसरा प्रायद्वीप है, उसका नाम है जुटलैंड प्रायद्वीप। इसको बोला जाता है जुटलैंड प्रायद्वीप। और जुटलैंड प्रायद्वीप पर एक ही देश बसा है, उसका नाम है डेनमार्क, ठीक है। तो डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर है, जुटलैंड प्रायद्वीप पर है। फिर ये वाला जो भूभाग है, ये वाला, इसको बोला जाता है आपका स्कैंडिनेवियन, ठीक है, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। तो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में तीन देश आते हैं,
ठीक है। नाम है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जो है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर बसे हैं। फिर चौथा प्रायद्वीप एक इसका है, ये वाला जो पढ़ा हुआ भूभाग है, इसको बोला जाता है कोला प्रायद्वीप का। कोला प्रायद्वीप, नाम है कोला प्रायद्वीप। और ये जो है ये रूस का भाग है, ठीक है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा इधर रूस है, तो ये रूस का भाग है। तो ये हो गए जो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप हम लोग बात कर रहे थे। तो उसमें जो है हम लोग आइबेरियन और जुटलैंड और स्कैंडिनेवियन और जो है हमने कोला प्रायद्वीप पर देखा। कोला प्रायद्वीप पर रूस का अधिकार था और स्कैंडिनेविया पर 3 देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है। जुटलैंड पर एक अकेला देश है डेनमार्क, और जो है यहाँ आइबेरियन प्रायद्वीप पर पुर्तगाल और स्पेन बसे हुए हैं भैया। अच्छा देखिए, स्कैंडिनेविया जो शब्द है ना, वो ये समझ लीजिए कि 5 देशों के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि 5 देशों की जो मानव प्रजातीय समूह है वो एक ही है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, तो देखिए स्कैंडिनेवियन देश के अंतर्गत 5 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, और यहाँ एक देश है उसका नाम है आइसलैंड, ठीक है। तो आइसलैंड लिख लीजिएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड जो है ये आपके स्कैंडिनेवियन देश हो जाएंगे। अच्छा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये स्कैंडिनेविया के दक्षिण में, ये वाला नीचे वाला साइड दक्षिण होता है, ठीक है। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड या स्कैंडिनेविया के दक्षिण में बाल्टिक सागर है, और बाल्टिक सागर, ठीक है, बाल्टिक सागर से 3 देश सीमा बनाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे देश हैं जो सीमा बनाते हैं, तो उन्हें हम लोग बाल्टिक देश कहते हैं। इन 3 देशों को हम लोग संयुक्त रूप से बाल्टिक देश कहते हैं। बाल्टिक देश अगर पूछा जाए कि कौन कौन से बाल्टिक देश हैं, तो आप बता दीजिएगा कि लिथुआनिया और लातविया, एस्टोनिया, ठीक है। लिथुआनिया अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे तो लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया हो गया, और लातविया हो जाएगा, यहाँ पे लातविया हो जाएगा, और एस्टोनिया। इन 3 देशों को सम्मिलित रूप से हम लोग बाल्टिक देश कहते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं, देखिए जैसे आपके जो कई सारे देश हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि भूमध्य सागर से यूरोप के कई सारे देश सीमा बनाते थे, जिसमें उसमें था स्पेन था, फ्रांस था, इटली था, मोनाको था, और फिर स्लोवेनिया था, बेसनिया था, और फिर हर्जेगोविना था, मोंटेनेग्रो था, और फिर उसके बाद में ग्रीस था। इतने राज्य थे जो आपके जो ये नीचे भूमध्य सागर है, इसकी यूरोप के कई देश जो सीमा बनाते थे, देखिए स्पेन बना रहा है, फ्रांस बना रहा है, इटली बना रहा है, ग्रीस यहाँ पे है, ये बना रहा है, देखिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भैया जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से किसी भी देश की राजधानी, इनमें से जितने भी देश हैं उनकी राजधानी भूमध्य सागर पे स्थित नहीं है, भूमध्य सागर के तट पर स्थित नहीं है। केवल एक देश है जिसकी राजधानी भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, उस देश का नाम है ग्रीस, और उस ग्रीस की राजधानी का नाम है एथेंस। तो लिख लीजिएगा, यहाँ पे है, एक सेकेंड यार, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे। हाँ, तो देखिए हम बात कर रहे थे ग्रीस के बारे में, ठीक है। तो भूमध्य सागर से यूरोप के जितने भी देश सीमा बनाते हैं उनकी राजधानी जो है वो भूमध्य सागर के तट पर स्थित नहीं है, केवल ग्रीस है जिसकी राजधानी एथेंस है, वो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। ये आपसे पूछा जा सकता है भैया। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं आपके, देखिए आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ग्लोब है, ग्लोब पे विषुवत रेखा 0 डिग्री होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा को हम लोग जो कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। फिर वही 66.5 डिग्री उत्तरी रेखा को हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को हम लोग जो है वो आपका अंटार्कटिक वृत्त, मतलब, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग जो है आर्कटिक वृत्त के बारे में। तो आर्कटिक वृत्त जो है यूरोप के कितने देशों से गुजरता है, ये पूछा जा सकता है। देखिए आर्कटिक वृत्त जो है वो यहाँ कहीं से ऐसे आता है, ठीक है, यहाँ कहीं से ऐसे आता है, और ये जो है ऐसे 3-4 देशों से होकर गुजर जाता है। देखिए एक तो भैया आपका नॉर्वे हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, फिनलैंड। तो आर्कटिक वृत्त कितने, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस, ठीक है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से होकर गुजरा। अच्छा, फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो आपकी आर्कटिक वृत्त है उसके नजदीक, सबसे नजदीक आप राजधानी बताइए, किस देश की राजधानी आर्कटिक वृत्त के सबसे नजदीक है। तो देखिए नॉर्वे की 2 राजधानी है भैया ना, नॉर्वे की राजधानी का नाम बताइए, ओस्लो होता है, ठीक है। तो ओस्लो जो है वो यहाँ स्थित है, ठीक है।
और स्वीडन की राजधानी यहाँ स्थित है और फिनलैंड की राजधानी यहाँ स्थित। नॉर्वे की राजधानी का नाम लिखिएगा ओस्लो, स्वीडन की राजधानी का नाम लिखिएगा स्टॉकहोम और वहीं फिनलैंड की राजधानी का नाम लिखिएगा हेलसिंकी। ये तीनों जो राजधानियां हैं वो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं और बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं। तो आप जो है यहाँ से अंदाजा लगाइए कि क्या ये इस जो अब गुजर रही है आर्कटिक वृत्त जो गुजर रहा है रेखा वो उससे नजदीक है, तो काफी कुछ दिखाई दे रहा है कि ये दूर है। ठीक है, तो सबसे नजदीक राजधानी जो है वो इस आइसलैंड की राजधानी जो इसका नाम है रिक्याविक। ठीक है, तो आइसलैंड की राजधानी रिक्याविक जो है वो 66.5 डिग्री उत्तरी यानी आर्कटिक वृत्त के सबसे नजदीक राजधानी है। ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो थी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम थी और आइसलैंड की राजधानी हेलसिंकी थी। और हम लोगों ने फिर तीनों बाल्टिक देश भी देख लिए हैं कि लिथुआनिया और लातविया और एस्टोनिया तीनों बाल्टिक देश होते थे। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये देखा कि ये डेनमार्क, ये वाला डेनमार्क था जो जुटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित था। अच्छा, एक यहाँ पे जो आइसलैंड के थोड़ा सा पश्चिम में जाएंगे हल्का सा, तो आप जानते हैं ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ग्रीनलैंड पे इसी देश जुटलैंड पर स्थित जो देश है डेनमार्क, उसी का अधिकार ग्रीनलैंड पर है। मतलब ग्रीनलैंड का राजनीतिक अधिकार जो है, ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार वो डेनमार्क का है जो कि आपके जुटलैंड प्रायद्वीप पर ही स्थित है। अच्छा, फिर ये उत्तरी सागर था। देखिए उत्तरी सागर के तट पर, ठीक है, उत्तरी सागर के थोड़ा सा हम लोग दक्षिण में देखेंगे तो 3 देश हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बाल्टिक देश देख लिया, यहाँ पे हमने जो है स्कैंडिनेवियन देश देख लिया, तो यहाँ पे कुछ और है वो देखने लायक है। देखिए उत्तरी सागर के दक्षिण में 3 देश हैं जो जिनका नाम है बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग। हम नाम लिख दे रहे हैं। देखिए नाम है बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग। अब क्यों बताया जा रहा है वो देखिए, इन 3 देशों को सम्मिलित रूप से हम लोग जो है बेनलेक्स कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा BENELUX। ठीक है, बेनलेक्स कहते हैं। आप क्यों बेनलेक्स कहा जाता है वो देखिए, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग, जो यहाँ पे बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, इन 3 देशों को जो है सम्मिलित रूप से हम लोग आपका बेनलेक्स कहा जाता है। क्यों बेनलेक्स कहा जाता है? देखिए आपका यूरोप महाद्वीप का ये वाला भाग सबसे निचला भाग है, सबसे निचला भाग है। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे निचला भाग पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा बेनलेक्स। ठीक है, बेनलेक्स वाले देश। तो बेनलेक्स में 3 देश आएंगे, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग। जबकि बेल्जियम और नीदरलैंड साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तरी सागर के तट पर स्थित है, उत्तरी सागर के तट पर स्थित है दोनों। लेकिन वही लक्जमबर्ग भैया हमने बताया था स्थल अवरुद्ध देश प्रीवियस लेक्चर में, लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री वो कंट्री होती थी जो जिसका कुछ भी तट समुद्र से नहीं मिलता था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई देश ऐसे आ जाए और उसका समुद्र से कुछ भी हिस्सा उसका जो है तट ना मिले उसे समुद्र का, तो वो जो है लैंडलॉक कंट्री यानी स्थल अवरुद्ध देश हो जाता था। तो यहाँ पे स्थल अवरुद्ध देश जो है लक्जमबर्ग है। तो बेनलेक्स में स्थल अवरुद्ध यानी लैंडलॉक कंट्री का उदाहरण एकमात्र देश है वो आपका लक्जमबर्ग है। ठीक है, और ये यूरोप महाद्वीप के सबसे निचले भाग हैं ये तीनों। ठीक है, जो बेनलेक्स वाले। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं। देखिए आपका नीदरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? नीदरलैंड की राजधानी का नाम है एम्स्टर्डम। ठीक है, तो ये हम मिटा दे रहे सब और लिख दे रहे आगे एम्स्टर्डम। ठीक है, तो देखिए नीदरलैंड की राजधानी का नाम क्या था? नीदरलैंड की राजधानी का नाम हम लिख रहे एम्स्टर्डम। ठीक है, तो नीदरलैंड की राजधानी का नाम हो गया एम्स्टर्डम। अच्छा भैया, अब एम्स्टर्डम तो हो गया, तो एम्स्टर्डम ये है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो है उत्तरी सागर के तट पर स्थित है और उसी के जस्ट पास में एक बंदरगाह है, उसका नाम है रॉटरडम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? उसका नाम है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के पास में एक बंदरगाह है जिसका नाम है रॉटरडम बंदरगाह। रॉटरडम बंदरगाह जो भैया है वो जो है यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। अब सबसे व्यस्ततम बंदरगाह होने का मतलब ये है कि इसमें जो है लगातार जहाजों का आना जाना लगा रहता है, मतलब ये काफी कुछ व्यापार यहाँ से आयात निर्यात होता है। तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के पास में जो बंदरगाह है रॉटरडम बंदरगाह यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह जहाँ से आयात निर्यात ज्यादा मात्रा में होते हैं। अच्छा, फिर ये बेनलेक्स वाले देश हो गए, हमने ये भी पढ़ लिया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपका हमने बताया कोला प्रायद्वीप रूस का हिस्सा था। कोला प्रायद्वीप रूस का हिस्सा था। कोला प्रायद्वीप के अंतर्गत रूस में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुर्मांस्क बंदरगाह। क्या नाम है उसका? देखिए वहां पे ये जो बना है उसका नाम है, यहाँ पे लिख रहे हैं मुर्मांस्क। ठीक है,
देखिए मुरमांस्क बंदरगाह। अब मुरमांस्क बंदरगाह की खास बात ये है भैया कि देखिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहां से गुजरा। अब इसके ऊपर वाले जितने भी हैं वो मतलब ध्रुवीय प्रदेश में आ जाते हैं। ध्रुवीय प्रदेश के मतलब ये है कि जहां की सूर्य की किरणें ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंचती, और यहाँ जो है इसके ऊपर वाला जितना भाग रहता है वो बर्फ में बना रहता है, बर्फ में ही बना रहता है। यहाँ के जल जो है वो पानी में ना होकर बर्फ में रहते हैं। तो मुरमांस्क बंदरगाह जो है वो यहाँ पे जो इसका जल है वो पानी के रूप में ही रहता है, बर्फ के रूप में नहीं रहता। इसका कुछ कारण है, तभी से यहाँ से जो है यह बंदरगाह है और यहाँ से आयात निर्यात जो है वो पॉसिबल हो पाते हैं। तो क्यों यहाँ का जल जो है बर्फ नहीं होता? देखिए उसका कारण ये है कि जो ये आपका यहाँ पे जो महासागर था उसका नाम था अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में एक होती है गर्म धारा निकलती है, तो गर्म धारा अटलांटिक महासागर से निकलते हुए ऐसे ऐसे होकर चली जाती है, ठीक है, इसी से पास करती है। तो पास करने का मतलब यह है कि इसके जस्ट बगल से पास करती है, तो गर्म जल धारा इसके जो है जस्ट पास करने, तो यहाँ का जल जो है बर्फ में ना होकर वो जो है पानी के रूप में रहता है, जिसके कारण से ही मुरमांस्क बंदरगाह से आपके जो कोला प्रायद्वीप के मुरमांस्क बंदरगाह से आयात निर्यात पॉसिबल हो पाते हैं। तो एक बात ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि आपके कोला प्रायद्वीप में मुरमांस्क बंदरगाह है और यहाँ से आयात निर्यात भी हो सकता है। 66.5 डिग्री उत्तरी जो आपका उत्तरी अक्षांश रेखा उस वहां पे होने के बावजूद भी यहाँ पे जो है वो आयात निर्यात पॉसिबल हो पाते हैं। अच्छा देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके हमने बताया कि मतलब ये वाला जो था आइबेरियन प्रायद्वीप था, आइबेरियन प्रायद्वीप में दो देश थे, आपका नाम था पुर्तगाल, लिस्बन। देखिए पुर्तगाल की राजधानी स्पेन था, ठीक है, और पुर्तगाल की राजधानी का नाम बताइए। पुर्तगाल की राजधानी का नाम होता है लिस्बन भैया, लिस्बन होता है। पुर्तगाल की राजधानी का नाम होता है लिस्बन, तो उसका नाम हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, उसका नाम होता है लिस्बन। देखिए यूरोप महाद्वीप का सबसे पूर्वी राजधानी जो है वो रूस की राजधानी मॉस्को था। यूरोप की सबसे पूर्वी राजधानी रूस की राजधानी मॉस्को था। यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी जो है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, इसलिए पुर्तगाल हम बता रहे थे। अच्छा अब देखिए, अब बात कर रहे हैं हम लोग फ्रांस के बारे में, कुछ बात कर लें, ठीक है। तो फ्रांस जो है, देखिए यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश जो है वो फ्रांस हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश फ्रांस हो जाएगा। और यूरोप महाद्वीप का अगर जनसंख्या के हिसाब से या फिर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश पूछा जाए तो वेटिकन सिटी लिख दीजिएगा, ठीक है। और वेटिकन सिटी पूरे यूरोप का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे छोटा देश है, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रांस सबसे बड़ा देश हो जाएगा। तो फ्रांस के बारे में कुछ बात मान लीजिए। देखिए फ्रांस में मतलब भौगोलिक जो स्थितियां हैं इसकी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत रोचक हैं। अब देखते हैं कि भौगोलिक स्थितियां, देखिए फ्रांस की और स्पेन की सीमा, फ्रांस की स्पेन की सीमा का निर्धारण एक पर्वत करती है, जिस पर्वत का नाम है आपके पिरेनीज पर्वत। इसको तुरंत लिखिएगा कि फ्रांस और स्पेन की सीमा का निर्धारण करने वाला जो पर्वत है उसका नाम है पिरेनीज पर्वत। तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत है। फ्रांस और इटली और फ्रांस, ये वाला सीमा फ्रांस और इटली की सीमा को एक सेकेंड यार, हाँ देखिए हम बता रहे थे फ्रांस और स्पेन की सीमा पिरेनीज हो जाएगा। फ्रांस और इटली की सीमा का निर्धारण, ये वाला सीमा का निर्धारण कौन सा पर्वत करेगा? तो उसका नाम है आल्प्स पर्वत, ठीक है, आल्प्स पर्वत। तो यहाँ पे पिरेनीज पर्वत हो गया, यहाँ पे आल्प्स पर्वत हो गया। अच्छा इस जो छोटे सा देश है ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर भी एक पर्वत है। देखिए इसकी पूरी सीमाओं का निर्धारण केवल पर्वत ही कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो पर्वत है उसका नाम है फ्रांस और स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की जो पर्वत का निर्धारण करता है उसका नाम है जूरा पर्वत। इसको लिखिएगा जूरा पर्वत, ठीक है। अच्छा अब फ्रांस और जर्मनी, ये वाला भैया इसका निर्धारण करने वाला, फ्रांस और जर्मनी की सीमा का निर्धारण करने वाला ये भी एक पर्वत उसका सीमा का निर्धारण कर देता है। उस पर्वत का नाम है बासजेस पर्वत। तो यहाँ पे हम ये मिटा के अच्छा यहीं पे नीचे लिख देते हैं, देखिए बासजेस पर्वत। अब चारों देख लीजिएगा, पिरेनीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, जूरा पर्वत और बासजेस पर्वत। फ्रांस की पूरी सीमाओं का निर्धारण वो पर्वत ही कर दिए, पिरेनीज, आल्प्स, जूरा और बासजेस पर्वत। अब ये मिटा रहे, ठीक है। देखिए अच्छा भैया
ये भी हो गया, ये भी हो गया पूरा। देखिए फ्रांस के उत्तर में दो द्वीपों की एक श्रृंखला, ये छोटे छोटे दो द्वीप हैं भैया, दो द्वीपों की एक श्रृंखला है, जिन्हें एक पे तो देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाले को भाग को इतने छोड़ दिया जाए, नीचे वाले भाग की, तो यहाँ पे आयरलैंड बसा है। कौन सा देश है? आयरलैंड बसा है। और यहाँ पे जो है ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश या ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन और यहाँ पे आयरलैंड। देखिए जो ब्रिटेन का आधिकारिक कब्जा है वो जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो इस द्वीप पर भी थोड़ा सा हिस्सा है, तो इसको मिक्स करके इसने सम्मिलित भाग को, इतने को हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके। यूनाइटेड किंगडम देख लीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम जो है इस द्वीप पर, नीचे वाले पर आयरलैंड है और यहाँ पे ऊपर जो है वो इसका ही कब्जा है, ब्रिटेन का ही कब्जा है, और ये जो है ब्रिटिश द्वीप पुंज है। इन दोनों को कहा जाता है ब्रिटिश द्वीप पुंज, और इतने भाग को कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम भैया, ठीक है। अच्छा, आयरलैंड की राजधानी थोड़ा सा यहाँ पे मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है। देखिए अब आयरलैंड की जो राजधानी है वो यहाँ पे है डबलिन। आयरलैंड की राजधानी का नाम है डबलिन, और डबलिन जो हो समुद्र तट पर स्थित है। लेकिन वही जो आपके ब्रिटेन की राजधानी का नाम लंदन है, लंदन जो हो वो अंदर स्थित है, वो किसी नदी के तट पर स्थित है, उस नदी का नाम है टेम्स नदी। तो लिख लीजिएगा कि जो आपके ब्रिटेन की राजधानी लंदन है वो टेम्स नदी पर स्थित है, और आयरलैंड की राजधानी जो डबलिन है वो समुद्र तट पर स्थित है। बात समाप्त होती है, ठीक है। अच्छा आगे, अच्छा देखिए स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, और फिर ग्रीस एथेंस, ठीक है। ग्रीस जो था, ग्रीस की राजधानी एथेंस वो भूमध्य सागर के तट पर स्थित थी। इटली भी हमने बताया, ठीक है। और उसके बाद में देखिए एक और है, जैसे जर्मनी से एक नदी निकलती है, ठीक है। तो यूरोप में पढ़ने लायक बात यह है कि जर्मनी से एक नदी निकलती है भैया, और वो नदी जो है काला सागर में जाके गिरती है। तो जर्मनी के जो है ये है आपका जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी से एक नदी निकलती है, वो जो ये है काला सागर, ये ऐसे पार होते हुए जो है वो जाके यहाँ पे काला सागर में गिरती है। तो जर्मनी से एक नदी निकलती है जो काला सागर में होके जाके अपना जल गिराती है। और ये जो है अपना जल, इसकी खास बात यह है, देखिए इसकी खास बात यह है कि ये नदी, इस नदी का नाम है डेन्यूब नदी, ठीक है। तो इसका नाम लिख लीजिएगा, जर्मनी से जो नदी निकलती है उसका डेन्यूब नदी है, डेन्यूब नदी। और डेन्यूब नदी 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है, 5 देशों की राजधानियों से। जैसे यहाँ पे एक देश हो जाएगा, यहाँ पे एक देश हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, 5 देशों की राजधानियां डेन्यूब नदी के तट पर ही स्थित हैं, इसलिए बता रहे हैं। तो 5 देशों की राजधानी उसमें देख लीजिएगा। देखिए एक है बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, और फिर ब्राटिस्लाविया, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट और ब्राटिस्लाविया, और उसके बाद में है नाम याद नहीं आ रहा अभी, चलिए देखते हैं। तो देखिए बुडापेस्ट जो है वो हंगरी की राजधानी है, बुखारेस्ट जो है रोमानिया की राजधानी है, ठीक है। और ये जो है वो गणराज्य लोबिया, ठीक है, नाम होता है गणराज्य लोबिया, उसकी राजधानी है। तो 5 देशों की राजधानी, जो 2 देश बचे हैं आप उसको देख कर लिख लीजिएगा, ठीक है। वो याद नहीं आ रहे। अच्छा, और यहाँ पे एक बात हो रही है कि जो आपका यूराल पर्वत था, तो यूराल पर्वत से एक नदी निकलती थी जिसका नाम यूराल था, ठीक है। यूराल आके जो है कैस्पियन सागर में अपना जल गिराता था। और वही एक यहाँ पे यहाँ पे रूस में एक पहाड़ी होती है जिसका नाम है बलदाई पहाड़ी। तो बलदाई पहाड़ी से बोल्गा नदी निकलती थी, बोल्गा नदी भी लाके अपना जल जो है वो कैस्पियन सागर में गिराती थी। और कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे खारा पानी का सबसे बड़ा झील है, खारा पानी का सबसे बड़ा, खारा पानी नमकीन पानी का सबसे बड़ा झील है। लेकिन इन दोनों नदियां जब अपना अपना जल लाके, ये बलदाई पहाड़ी से निकलकर बोल्गा नदी अपना जल लाके यहाँ गिराती है उत्तरी भाग पे, और ये जो है यूराल नदी अपना जल लाके यहाँ पे गिराती है। तो इस भाग का, ठीक है, उत्तरी भाग का जो कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग का जल जो है वो नमकीन नहीं रह गया, थोड़ा थोड़ा जो है वो मीठा पानी या ताजा पानी वाले में वो की स्थिति में आ गया। इधर जो है काफी नमकीन है इसका पानी। अच्छा भैया, अब देखते हैं और बचा क्या है, ठीक है, पढ़ने के बारे में।
ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ही बचा है। देखिए हम लोगों को बात करना है भूमध्य सागर के बारे में, ठीक है। तो भूमध्य सागर ये वाला जो इतना भाग आप देख रहे हैं, ये जो भी है ये भूमध्य सागर है, आप मानचित्र में देखते रहिएगा। तो भूमध्य सागर यहाँ पे जो है अफ्रीकन देश शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अफ्रीकन देश शुरू हो जाता है, इसका नाम है मोरक्को। यहाँ पे है मोरक्को और यहाँ पे है जो है स्पेन, ठीक है। देखिए भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर में प्रवेश करने वाली, देखिए जो पतला समुद्र या सकरा समुद्र दो बड़े महासागरों को जोड़ता है उसे जल संधि कहा जाता है। तो इसको नाम दिया जाता है जिब्राल्टर जल संधि। लिख लीजिएगा, ये हम लिख रहे हैं जिब्राल्टर, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि किस किस को जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि किस किस को अलग करता है? ये स्पेन को मोरक्को से अलग कर देता है। मोरक्को जो अफ्रीकी देश है, स्पेन जो यूरोपीय देश है। अच्छा, और इसी को जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। लिख लीजिएगा, भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। अच्छा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। नाम लिख लीजिएगा, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली, ठीक है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अच्छा, और वो जिब्राल्टर जल संधि स्पेन मोरक्को को अलग करता है और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करता है। अच्छा जो फ्रांस से आपका ब्रिटिश यानी कि मतलब ब्रिटेन जो यूनाइटेड किंगडम था, ब्रिटेन को अलग करने वाला जो जल संधि था उसका नाम था इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश चैनल, इसको बोला जाता है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जो है 40 किलोमीटर चौड़ा है। लिख लीजिएगा कि इसको बोला जाता है डोबर जल संधि या इंग्लिश चैनल, जो फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करता है तथा अटलांटिक महासागर को उत्तर सागर से जोड़ता है। तो आपको डोबर जल संधि या इंग्लिश चैनल आपके अटलांटिक महासागर को उत्तर सागर से जोड़ता है भैया, और वहीं ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। इसी को हम लोग डोबर जल संधि या इंग्लिश चैनल भी कहते हैं। अच्छा, भूमध्य सागर पे हमने बात कर ही ली। अच्छा, फ्रांस की राजधानी है जो पेरिस है, तो पेरिस जो किसी समुद्र तट पर नहीं, एक नदी के तट पर है, उसका नाम है सीन नदी। उसको लिख लीजिएगा, सीन नदी के तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। अच्छा, इस तरीके से हमारे जो आपका यूरोप था, वो यूरोप महाद्वीप था, वो समाप्त होता है। और अगले महाद्वीप पे हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका पे बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। ओके, बाय।